हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। और ये जो फैक्ट्स मैं आपको इसमें करवाऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जानने हैं, तो आप @class11 ESP जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। और जो इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी बात जो भी है पूछनी है आप पूछ सकते हैं। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसके ऊपर भी, आप इसको भी ज़रूर विजिट करें। तो हमारा आज का पहला चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसके क्या एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम ग्रीक, मीनिंग लैंड ऑफ किंग्स, लैंड बिटवीन रिवर्स, लैंड ऑफ माउंटेन्स या लैंड ऑफ डेजर्ट्स। तो देखो भाई, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? लैंड बिटवीन रिवर्स, दो रिवर्स के बीच की एक जमीन है, उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टू रिवर्स सराउंडेड मेसोपोटामिया, वो कौन से दो रिवर्स हैं जो कि मेसोपोटामिया को कवर करते हैं? तो इसमें है नाइल एंड जॉर्डन, यूफ्रेट एंड टाइग्रिस, इंडस एंड गंगा, डेन्यूब एंड राइन। तो इसका सही आंसर होगा यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस। ठीक है, यही वो दो रिवर्स हैं जिसके बीच में अपना मेसोपोटामिया पड़ता है। द सदर्न फर्टाइल सिटीज डेवलप्ड मेनली बिकॉज ऑफ रेनफॉल, इरिगेशन एंड रिवर सिल्ट, डेजर्ट्स या फिर माउंटेन्स। तो जो मेसोपोटामिया के साउथ की सिटीज़ थी वो डेवलप्ड हुई, और वो डेवलप्ड क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द इरिगेशन, और जो रिवर का जो सिल्ट होता है, जो उसके साथ कुछ रिमेन्स आते हैं, उसकी वजह से वो पूरा एरिया डेवलप हो पाया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर इन मेसोपोटामिया बिगेन इन, मेसोपोटामिया में सबसे पहले कहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था? सदर्न डेजर्ट में, नॉर्थ ईस्ट फर्टाइल प्लेन्स में, वेस्टर्न डेजर्ट में या कोस्टल जोन में? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका भाई नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, वहाँ के जो फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन है, प्रोडक्टिव जमीन है, प्लेन्स वाला एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेपी रीजन इन नर्दर्न मेसोपोटामिया वॉज सूटेबल फॉर फिशिंग, हर्डिंग शिप एंड गोट्स, या मतलब भेड़ बकरी पालना, या फार्मिंग व्हीट एंड बार्ले, या गेहूं और बार्ले उगाना, या माइनिंग। तो इसमें सही आंसर होगा भेड़ बकरी पालने के लिए वो ज़्यादा सूटेबल रीजन था। A true city begin when people only farm food, people trade, manufacture and provide services, villages merge, population reaches 1 lakh। तो एक सही में सही मायने में शहर कब बन के मतलब एक तरीके से हमारे सामने आता है? जब लोग ट्रेड करें वहाँ के, जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होने लगे, जब वहाँ पे सर्विसेज इधर से उधर हों। ये आप कह सकते हो कि एक ट्रू सिटी है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ की फीचर ऑफ सिटी लाइफ इन मेसोपोटामिया वॉज। भाई देखो, जो मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ थी उसका मेन फीचर क्या था? आइसोलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, सेल्फ सफिशिएंसी या हंटिंग गैदरिंग। तो मेसोपोटामिया के अंदर आप कह सकते हो डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को अपना काम पता था किसको क्या करना है। टेम्पल्स इन मेसोपोटामियन सिटीज वर नॉट ओनली फॉर वर्शिप। देखो, मंदिर जो थे वहां पे सिर्फ वो पूजा पाठ के लिए नहीं थे, बट ऑल्सो ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, मैनेज ट्रेड एंड रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयड वर्कर्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो भाई, मंदिर जो होते थे ना वो सारे ही इसमें आ जाएंगे। इसमें प्रोडक्शन वगैरह का वहीं से सब संभाला जाता था, वर्कर्स वहीं से लगाए जाते थे, ट्रेड और सारा रिकॉर्ड भी मंदिर से ही रखा जाता था। The city of Uruk grew to how many hectares around 2800 BC? 2800 BC में जो उरुक नाम से शहर था वो कितने हेक्टेयर्स तक ग्रो कर गया था? 100, 250, 400 या 1000? लगभग 250 हेक्टेयर्स तक उसकी ग्रोथ हो गई थी। कंपल्सरी लेबर इन मेसोपोटामिया वॉज यूजुअली रिवॉर्डेड विद, क्या रिवॉर्ड मिलता था? लैंड या फिर राशन लाइक ग्रेन, ऑयल एंड क्लॉथ, मनी या गोल्ड? तो इसमें राशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अनाज दे देना, कभी तेल दे दिया, कभी कपड़े दे दिए, जो काम करता है उसके बदले में। ठीक है। मेसोपोटामिया हैड सरप्लस ऑफ, मेसोपोटामिया में किस चीज का सरप्लस था? मेटल, फूड, वूल एंड डेट्स, स्टोन्स फॉर टूल्स या वुड? तो इसमें एक तो खाना, दूसरा है वूल, है ना, और तीसरा है डेट्स। ये तीन चीजें ऐसी थी जिसका अच्छा खासा सरप्लस था मेसोपोटामिया में। विच रिसोर्स वॉज स्केयर्स इन मेसोपोटामिया, वो कौन सा रिसोर्स है जिसकी कमी थी? फूड, मिनरल्स एंड वुड एंड स्ट्रॉन्ग स्टोन्स, डेट्स या फिश? तो एक तो मिनरल्स की कमी थी, लकड़ी की कमी थी, और मजबूत पत्थरों की कमी थी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। द मेसोपोटामियंस ट्रेडेड टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल यानी कपड़े, और खाना, फूड, किसके बदले में? वुड, मेटल, स्टोन्स, स्लेव्स, हॉर्सेस या पोट्री? तो एक तो लकड़ी, मेटल और पत्थर, इन तीन के बदले वो अपने कपड़े और खाना देते थे अदला बदली में। द मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेड,
अगर ट्रेड करना है तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, डंकी यानी कि जो गधा है वो खींचेगा, बोट्स ऑन रिवर्स एंड कैनाल्स, बोट्स या कैमल में कारवा में चलना है या वॉकिंग। तो इसमें एक तो नाव हो जाएंगी रिवर और कैनाल पे जो चलती हैं, बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट माना जाता था उस टाइम पे। विच रिवर बिकेम अ वर्ल्ड रूट फॉर गुड्स, सामान ले जाना है आना है तो वो कौन सा रिवर है जो हर कोई यूज कर रहा है, इंडस, नील, यूफ्रेट्स या गंगा। तो इसमें यूफ्रेट्स रिवर का नाम आएगा मेसोपोटामिया के, जो बहुत यूज होता था। राइटिंग इन मेसोपोटामिया बिगेन अराउंड 5000 BC, 3200 BC, 1000 या 2600। तो 3200 BC वो टाइम पीरियड है जब मेसोपोटामिया में लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था। द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, कौन सी स्क्रिप्ट थी भाई, हीरोग्लिफिक्स, क्यूनिफॉर्म, लैटिन या संस्कृत। तो क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म में वो वेज साइंस बनाते थे इस तरीके के, ठीक है, ये आप इसमें बता दोगे। द इसके बाद है द अर्लीस्ट टैबलेट। द अर्लीस्ट टैबलेट, टैबलेट क्या होता है, एक मिट्टी की टैबलेट होगी, गीली होगी, उसके ऊपर कुछ लिखा जाएगा, उसको सुखाया जाएगा सन ड्राई करके। तो वो रिकॉर्ड क्या होता था उसमें, लॉज या फिर सामान का रिकॉर्ड होता था, ऑक्सन, फिश या ब्रेड का, स्टोरीज या पोम्स या रॉयल ऑर्डर्स। तो इसमें भाई सबसे पहले जो अर्लीस्ट टैबलेट्स हैं उसमें आपको बैल, मछलियाँ, खाने पीने का सामान, इनका रिकॉर्ड ज़्यादा लिखा हुआ दिखेगा। मेसोपोटामिया में जो राइटिंग थी वो ज़्यादातर किस पे होती थी, पेपर स्क्रॉल्स पे, क्ले टैबलेट्स पे, वुड प्लैंक्स पे या पाम लीव्स पे। तो ज़्यादातर जो राइटिंग का काम है वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर होता था यहाँ पे। हु वर द मेन पीपल ट्रेन टू रीड एंड राइट, वो कौन होते थे जिनका काम ही यही होता था कि आपको पढ़ना है और लिखना है। फार्मर, स्क्राइब एंड स्कॉलर्स, सोल्जर्स या ट्रेडर्स। नाम से पता चल रहा है, स्क्राइब यानी जो लिखते हैं, स्कॉलर्स जो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, हु इन्वेंटेड राइटिंग टू अवॉइड कंफ्यूजन इन मैसेजेस। तो एक कहानी है उसके अकॉर्डिंगली राइटिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि भाई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये किसने स्टार्ट किया था, सरगोन ने, एनमार्कर ऑफ उरुक ने, हम्मुरबी ने या गिलगेमिश। ये क्या आंसर होगा इसका, तो एनमार्कर ऑफ उरुक जो एक राजा थे, उन्होंने ये कंफ्यूजन ना हो मैसेजेस इधर से उधर करते हुए, इसके लिए जो है राइटिंग सिस्टम का सजेशन दिया। टेम्पल्स वर कंसिडर्ड एट द होम ऑफ, अब मंदिर किसका घर होते हैं, भगवान का। मून गॉड हो गए और इनाना देवी हो गई, इनका घर था। टेम्पल्स में क्या क्या होता था, फील्ड्स, फिशरीज, हर्ट्स, स्कूल्स या ओनली श्राइन्स या नो प्रॉपर्टी। भाई टेम्पल्स में खेत खलियान भी थे, फिशरीज भी थी, हर्ट्स भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉर लीडर्स टर्न इनटू लास्टिंग किंग्स, जो लड़ाई में लड़े नेता वो बाद में लंबे समय तक राजा बने। कैसे, लड़ाइयाँ जीत के, या जो भी सामान है उसको लूटा बांटा और भगवान को चढ़ावा चढ़ाया और मंदिर को वेल्दी रखा, या टैक्स कलेक्ट करके, या गांव तोड़कर लोगों के। तो इसमें भाई लूटना, फिर उसको बांटना, फिर भगवान को खुश करना, फिर मैनेज करना अपने टेम्पल को। द स्टोरी ऑफ गिलगेमिश, तो गिलगेमिश की एक कहानी आई है, एपिक आया है, वो क्या दिखाता है, स्ट्रगल फॉर इमोरलिटी एंड लीगेसी ऑफ सिटी वॉल्स, डिस्कवरी ऑफ इरिगेशन या बिगिनिंग ऑफ ट्रेड या मैरिज कस्टम्स। तो ये इमोरलिटी के लिए जो स्ट्रगल है और जो लेगेसी है उसके बारे में बात इसमें की गई है। द रॉयल टॉम्ब एट उर, उर नाम से एक शहर है, वहां पे एक टॉम्ब बना हुआ है बहुत रॉयल सा, उसमें क्या है, टूल्स और ब्रिक्स हैं, जिवल्स, गोल्ड, इंस्ट्रूमेंट्स और डैगर्स हैं, सिर्फ क्ले टैबलेट्स हैं या पॉटरी है। तो इसमें भाई कुछ ज्वेलरी भी है, कुछ सोना भी मिला है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं, कुछ डैगर्स भी हैं। मोस्ट मेसोपोटामियन फैमिलीज, ज़्यादातर मेसोपोटामिया में जो फैमिलीज होती थी वो जॉइंट फैमिलीज थी, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज थी, या क्लान्स में वो रहते थे, या पूरा गांव से एक साथ रहता था। तो छोटी छोटी फैमिलियां होती थी भाई, न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। प्रॉपर्टी वॉज यूजुअली इनहेरिटेड बाय, बहुत सिंपल सा आंसर है भाई, लड़के ही प्रॉपर्टी को रखते थे, इनहेरिटेंस का पूरा उन्हीं के पास था। अब उर नाम से जो शहर था उसकी गलियां कैसी थी, स्ट्रेट थी, वाइड थी, नैरो और विंडिंग थी, या मोहनजोदारो जैसी थी, हड़प्पा जो आप 12th में पढ़ोगे, एकदम खुली खुली बढ़िया, या फिर पत्थरों से बनी हुई थी, उठी हुई। भाई ये पतली गलियां थी, उर की बात हो रही है, और उर से बेकार कोई शहर नहीं था, बिल्कुल बेकार शहर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, हवा भी नहीं आती थी। अब उर में, उर नाम के शहर में जो घरों में लाइट आती थी वो कहाँ से आती थी, विंडोज से, आंगन से, स्ट्रीट लैंप से, या ओपन रूफ से। सो भाई ये जो आंगन की थोड़ी बहुत रोशनी है वही आती थी अंदर। अब जो उर में ड्रेनेज था, जल निकासी, गंदा पानी कहाँ जाएगा, वो कैसा था भाई, ये सिस्टम जो था ना बिल्कुल, इसमें हर कोई अपने घरों में ही ड्रेन नालियाँ वगैरह बना के बैठा था, सम्प्स वगैरह टाइप से, मतलब सारा पानी गली में इकट्ठा, अपने घर नाली बना ली बस हमने, ये वाला सीन था। मारी क्या है, एक टेम्पल सिटी है, रॉयल कैपिटल सिटी है, यूप्रेट्स पे बनी हुई, या हड़प्पन कॉलोनी है, या डेजर्ट श्राइन है। तो मारी एक रॉयल कैपिटल सिटी है, ठीक है, यूप्रेट्स पे बनी हुई है, मेसोपोटामिया की रॉयल सिटी है।
अब मारी के लोग क्या करते थे, सिर्फ फार्मिंग या फार्मिंग के साथ जानवर भी पालते थे? हाँ जी बिल्कुल पालते थे, ऑप्शन भी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। फार्मर्स एंड हर्डर्स समटाइम्स क्लैश्ड बिकॉज, जो फार्मर होते थे किसान और जो हर्डर्स होते थे जानवर पालने वाले, कई बार उनका झगड़ा हो जाता था आपस में। क्यों? हर्डर्स एनिमल्स डैमेज्ड क्रॉप्स, फार्मर्स ब्लॉक्ड एक्सेस टू वाटर, या बोथ ऑफ द अबव। होता क्या था, जो ये लोग होते थे जानवर पालते थे, कभी कभार क्या होता था इनके एनिमल जो है ना वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा देते थे, वापसी में वो फार्मर्स क्या है पानी रोक देते थे, तो इस वजह से इनका क्लैश होता था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नोमैडिक ग्रुप्स लाइक एमोराइट्स एंड अक्कादियंस इवेंचुअली, ये जो दो नोमैडिक ग्रुप्स हैं, रिमेन्ड आउटसाइडर्स बिकेम रूलर्स एंड इंटीग्रेटेड। यस, ये रूलर्स बने आगे चल के। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द किंग ऑफ मारी बिलोंग टू विच नोमैडिक ट्राइब, जो मारी का राजा था वो किस ट्राइब का था? वो एमोराइट ट्राइब से आता था भाई। मारी प्रॉस्पर्ड मेनली बिकॉज ऑफ, मारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्योंकि भाई वो ट्रेड एक सिटी थी, वहां बहुत एक्टिव ट्रेड होता था यूफ्रेट्स रिवर के ऊपर। मेसोपोटामियंस कंट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स, अब जो मेसोपोटामियंस होते थे वो मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या योगदान दिया है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेबल का, स्क्वायर रूट्स टेबल्स का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। भाई मेरे हिसाब से सब इन्होंने ही बताया है, ऑल ऑफ दी अबव आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब जो मेसोपोटामियंस है उन्होंने एक घंटे को कितने मिनट में डिवाइड किया है? भाई सभी को पता है 60 मिनट में किया है। मेसोपोटामियंस बहुत केयरफुली हर चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, खासकर सितारे की क्या पोजीशन है, कब ग्रहण लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एस्ट्रोनॉमी का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब हमारा चैप्टर सेकंड है एन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो इसके अंदर हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच 3 ग्रुप्स आर द मेन सोर्सेस फॉर रोमन हिस्ट्री, रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मटेरियल रिमेन्स, मिथ लेजेंड्स ट्रेडिशंस, मैप्स, पोट्री, रिचुअल्स, क्रॉनिकल्स, फोकटेल्स या मॉन्यूमेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट जो लिखित में हमें मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स। ठीक है। द वर्ड पेपायरोलॉजिस्ट रेफर्स टू स्कॉलर्स हु स्टडी, पेपायरोलॉजिस्ट बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन बी से पता चल रहा है, पेपायरस डॉक्यूमेंट, जो पेपायरस पे जो मिले डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो स्टडी करने वाला स्कॉलर है उसको पेपायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। विच सी वॉज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, तो भाई इसका सही आंसर होगा मेडिटेरेनियन सी, ये वो मेन समुद्र जो रोमन एम्पायर के बिल्कुल पास था। टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर वर मार्क्ड बाय, नॉर्थ में रोमन एम्पायर की बाउंड्री कहाँ जाके लगती है? राइन एंड डेन्यूब जो रिवर्स हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। द सहारा डेजर्ट मार्क्ड द डैश बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर, ईस्टर्न, नदर्न, सदर्न या वेस्टर्न? सहारा डेजर्ट आता था साउथ साइड से, जो बाउंड्री थी रोमन एम्पायर की वहां से। द रिपब्लिक इन रोम लास्टेड फ्रॉम, तो रिपब्लिक जो था रोम का उसका टाइम पीरियड है 509 बीसी से लेकर 27 बीसी। ठीक है, ये रोम रिपब्लिक। हु ओवरथ्रू द रोमन रिपब्लिक, रोमन रिपब्लिक किसने मतलब खत्म किया, हटाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्टावियन, जिसको ऑगस्टस भी कहा जाता है, जिसने प्रिंसिपेट बनाया था फिर आगे। सो इसका आंसर देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऑगस्टस ने क्या बनाया था? प्रिंसिपेट बनाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 27 बीसी में। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रिंसेप्स, प्रिंसेप्स का मतलब क्या होता है? किंग, लीडिंग सिटीजन, डिक्टेटर या एम्परर? तो इसका सही आंसर है लीडिंग सिटीजन। द रोमन सीनेट मेनली रिप्रेजेंटेड, जो रोमन सीनेट है वो किसको रिप्रेजेंटेड कर रही है? ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी, बड़े बड़े लोग, रोमन सीनेट इसमें जो मतलब बैठे हुए हैं। द रोमन आर्मी वॉज यूनिक, क्यों भाई रोमन आर्मी यूनिक क्यों थी? क्योंकि ये प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनली ट्रेंड थे, पेड थे, इनको पैसे दिए जाते थे। मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस इन द रोमन आर्मी, आप अगर रोमन आर्मी में आए हो तो मिनिमम आपको कितना साल का टाइम देना ही देना है? वो है 25 ईयर्स। ठीक है, 25 साल का समय तो देना ही देना है। विच ग्रुप फियर्ड द रोमन आर्मी ड्यू टू इट्स अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस? एम्परर्स, मर्चेंट, सीनेट या स्लेव्स? स्लेव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 सी रोम, सो 69 सी में क्या हुआ था भाई रोम में? ईयर ऑफ 4 एम्परर्स, वो 4 एम्परर्स का साल जो कि 69 सी में देखने को मिलता है। द ऑगस्टन एज, ऑगस्टस के टाइम का जो टाइम है उसको किस लिए याद किया जाता है? कॉन्क्वेस्ट इन एशिया, इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कोलैप्स या सिविल वॉर?
तो इंटरनल पीस थी, स्टेबिलिटी थी पूरे एम्पायर में, इसलिए उसको याद रखा जाता है। ट्राजन्स कैंपेन अक्रॉस द यूफ्रेट वाज अ सक्सेसफुल एंड परमानेंट फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, नेवल एक्सपीडिशन टू इंडिया या डिफीट बाय पर्शियंस। तो एक फ्रूटलेस, कोई फल नहीं मिला, ऑक्यूपेशन तो हुआ लेकिन कोई फल नहीं खास मिल पाया। द वेल्थिएस्ट डिपेंडेंट किंगडम एब्जॉर्ब्ड बाय रोम वाज रूल्ड बाय, जो सबसे अच्छा खासा पैसे वाला किंगडम जो रोम ने एब्जॉर्ब किया, वो कौन रूल कर रहा था? हीरोड, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन या टिबेरियस? हीरोड ने उस पर रूल किया था। विच टेरिटरी वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन द रोमन एम्पायर? गॉल, स्पेन, इटली या इजिप्ट? इटली का वो एरिया जिसको रोमन एम्पायर के प्रोविंस या टेरिटरी में नहीं गिना जाता है। एट इट्स पीक द पॉपुलेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, सेकेंड सेंचुरी में जब पीक पर था रोमन एम्पायर, उसकी पॉपुलेशन क्या थी भाई? उसकी पॉपुलेशन 60 मिलियन के अराउंड थी। द एम्परर गैलिनियस एक्सक्लूडेड डैश फ्रॉम मिलिट्री कमांड, मिलिट्री कमांड से गैलिनियस ने किसको हटाया भाई? सीनेटर्स को हटाया। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टिपिकल रोमन फैमिली, रोमन फैमिली कैसी होती थी भाई? ये रोमन फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती थी, छोटा परिवार होता था। रोमन विमेन हैड स्ट्रॉन्ग लीगल राइट्स मेनली इन, मतलब जो रोमन एम्पायर में लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनके पास लीगल राइट्स बहुत ज्यादा थे, वो भी खासकर प्रॉपर्टी को लेके। ओनिंग प्रॉपर्टी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डाइवोर्स इन रोम वॉज रेयर एंड इम्पॉसिबल, अलाउड ओनली फॉर मैन, रिलेटिवली इजी फॉर बोथ या अलाउड ओनली बाय सीनेट? तो डिवोर्स माना जाता है दोनों के लिए ही बहुत आसान था। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑगस्टीन टेल्स अस हिज मदर, ऑगस्टीन अपनी मदर को मतलब टेल्स अस हिज मदर, जो उसकी मदर है वो कैसी थी? वॉज अ सीनेटर या वॉज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर या ओन्ड एस्टेट या सर्व्ड इन द आर्मी? तो ऑगस्टीन बताते हैं कि उनकी मदर को लगातार उनके पिताजी मारा करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफिटी इन पॉम्पेई इज एविडेंस ऑफ, ग्रेफिटी, ग्रेफिटी इज काइंड ऑफ आर्ट, और ये जो आर्ट है ये कैजुअल लिटरेसी को शो करता है। वो ग्रेफिटी में कुछ ना कुछ लिखते हैं वो। द थ्री मेन आइटम्स ट्रेडेड इन ह्यूज क्वांटिटीज इन रोम, रोम के अंदर वो तीन आइटम्स कौन सी थी जिसका ट्रेड बहुत ज्यादा होता था? सो वो आइटम्स हैं व्हीट, एक तो गेहूं, वाइन और ऑलिव ऑयल। इन तीन चीजों का बहुत तगड़ा ट्रेड होता था। विच कंटेनर वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स लाइक ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जैसे लिक्विड्स को कौन से कंटेनर में लेकर जाया जाता था? वो थे एम्पोरा, ठीक है, एम्फोरा नाम से जो कंटेनर है उसमें ले जाया जाता था। और जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल कंटेनर है ड्रेजल 20, वो किस चीज का एविडेंस है भाई? वो एविडेंस है मार्केट कंपटीशन का। इन्होंने इतना बढ़िया ऑयल कंटेनर बनाया था, तो वो दिखता है, इस चीज से क्लियरली नजर आता है। विच ऑयल रीजन डोमिनेटेड ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन इन द थर्ड टू फोर्थ सेंचुरीज? देखो भाई, थर्ड से फोर्थ सेंचुरीज के बीच में वो कौन सा एरिया है जहां पे ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था? तो इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका का वो एरिया था जहां पे इसका प्रोडक्शन ज्यादा था। हाइड्रोलिक माइनिंग वॉज वाइडली यूज इन इंडिया, स्पेन, इजिप्ट या गॉल? तो ये स्पेन में बहुत ज्यादा यूज होती थी जो हाइड्रोलिक माइनिंग है, ठीक है भाई, स्पेन इसका सही आंसर होगा। अंडर ऑगस्टस, जो ऑगस्टस जो थे, नंबर ऑफ स्लेव्स इन इटली, इटली के अंदर कितने स्लेव्स थे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 मिलियन स्लेव्स वर देयर इन इटली। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इसी के बेसिस पे आपके एमसीक्यूज बनते हैं आगे। स्लेव्स एंड फ्रीडमैन वर ऑफन एम्प्लॉयड एज, जो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, फ्रीडमैन होते थे, वो किस चीज़ के काम में आगे जाते थे? बिजनेस मैनेजर्स के काम में भी आगे वो जाया करते थे। अब हमारा थर्ड चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स। चैप्टर 3 नोमैडिक एम्पायर से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टर्म नोमैडिक एम्पायर्स सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बिकॉज, देखो इसमें ये कहा गया है कि जो नोमैडिक और एम्पायर दो वर्ड है। नोमैडिक का मतलब होता है जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, और एम्पायर तो एक जगह सेटल्ड होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है बिल्कुल इसका नाम सुनते ही। सो ऑप्शन ए है नोमैड्स वेंडर विदाउट फिक्स पॉलिटिकल सिस्टम वाइल एम्पायर्स इम्प्लाई सेटल्ड गवर्नेंस, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो नोमैडिक लोग होते हैं वो इधर से उधर जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन जो एक मतलब प्रॉपर एक एम्पायर होगा तो वो उसकी वहीं पे एक सरकार होगी, गवर्नेंस होगी, सब कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मंगोल्स प्रोड्यूस लिटिल लिटरेचर ऑफ देयर ओन, खुद से वो ज़्यादा किताबें नहीं लिख पाए हैं। हमारी ज़्यादातर जो नॉलेज मंगोल्स के बारे में है वो कहाँ से आती है? वो आती है क्रॉनिकल्स, जो पुराना इतिहास लिखा हुआ है, जो ट्रैवलॉग्स हैं, जो वहाँ पे कोई घूमने गया होगा उसने लिखा होगा, या उस सिटी के जो राइटर्स रहे होंगे उन्होंने कुछ लिखा होगा, वहाँ से हमें पता चलता है।
द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, इट वॉज फर्स्ट कंपोज इन। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये सबसे पहले किस भाषा में कंपोज हुआ था? ये मंगोलियन में ही कंपोज हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्शियन हिस्टोरियंस, एक हिस्टोरियन है जो कि फारसी भाषा के हिस्टोरियन है, उन्होंने मंगोल रूलर्स जो थे ईरान के, ठीक है, उनके बारे में इतिहास लिखा, वो कौन है? उनका नाम है रशीदुद्दीन। आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलोज अकाउंट्स ऑफ द मंगोल्स, जो मार्को पोलो ने मंगोल्स के बारे में लिखा, वो किस में है लिखा हुआ? भाई वो इटालियन में भी है और लैटिन वर्जन्स में भी है, कुछ कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। द मंगोल्स वर रिलेटेड बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज से वो किससे रिलेटेड थे? तातार्स, खितान, मांचूस एंड तुर्क्स, इनसे वो मैच करते थे। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। द मंगोल्स मेन ऑक्यूपेशन, मेन इनका काम क्या था भाई मंगोल्स का? नोमैड्स थे, तो पेस्टोरलिज्म करते थे, घोड़े, भेड़, बकरी, ऊंट पालना, शिकार करना, ये इनका काम था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द मंगोल्स लिव्ड इन पोर्टेबल टेंट, अब जो मंगोल लोग जहाँ रहते थे वो टेंट पोर्टेबल होते थे, इधर से उधर आप ले जा सकते हो। उसको क्या कहा जाता था? उसको गर्स कहा जाता था, GERS, गर्स कहा जाता था। पीरियोडिक नेचुरल कैलामिटीज इन द स्टेपी, स्टेपी एरिया में जो पीरियडिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती थी, ठीक है, कभी हार्श विंटर्स, कभी सूखा पड़ जाना, इससे क्या होता था? इससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे पेस्चर को लेकर, यानी कि कहाँ पे हम अपने जानवर चराएंगे, और कई कई बार भाई रेड भी मार दी जाती थी नीचे वाले एरियाज में जहाँ पे खेती वगैरह होती थी। विच चाइनीज डिफेंसिव स्ट्रक्चर सिंबलाइजेस फियर ऑफ नोमैडिक रेड्स, नोमैडिक लोगों से डर कर चाइना ने कुछ अपने डिफेंस में बनाया था एक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, जो आज आप देखते हो दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। वो क्यों बनाई गई थी? मंगोल्स लोगों से बचने के लिए। चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई, तेमुजिन उनके बचपन के नाम था। हिज फादर येसुजई बिलोंग टू द कितान ग्रुप, बोरेजिड क्लैन, या ततार्स या तुर्क, तो वो कियात ग्रुप से आते थे, जिसको बोरेजिड क्लैन भी कहा जाता है, जो उनके पापा थे येसुजई। चंगेज खान वॉज फॉर्मली प्रोक्लेम्ड यूनिवर्सल रूलर एट अ कुरिल्ताई, एक मीटिंग हुई थी कुरिल्ताई, यानी मंगोल्स की मीटिंग होती थी, तो चंगेज खान को यूनिवर्सल रूलर कहा गया था। अब ये ईयर क्या था आपको बताना है, तो ये ईयर था आपका 1206। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट चाइनीज डायनेस्टी डिफीटेड बाय चंगेज खान, पहली चाइना की डायनेस्टी जो चंगेज खान ने हराई वो कौन थी? वो थी सीसिया, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ चाइना सैक्ड बाय द मंगोल्स इन 1215 वॉज, कौन सी वो कैपिटल सिटी थी नॉर्थ चाइना की? भाई इसका सही आंसर है बीजिंग, जिसको पहले पेकिंग भी कहा जाता था। द रूलर ऑफ ख्वारिज्म, ठीक है, द रूलर ऑफ ख्वारिज्म वॉज, कौन था भाई ख्वारिज्म का रूलर? सुल्तान मोहम्मद, यहाँ पे उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म का रूलर थे ये सुल्तान मोहम्मद, और इन्होंने क्या किया था? बहुत तगड़े तगड़े इन्वेजन्स किए थे। द पर्शियन क्रॉनिकलर कोटेड चंगेज खान सेइंग आफ्टर कैप्चरिंग बुखारा, एक पर्शियन हिस्टोरियन लिखते हैं कोट करके चंगेज खान ने कुछ बातें कही थी बुखारा पे कब्जा करके। आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड, आई ब्रिंग माई पीस टू द स्टेपीज, आई ट्रेड इज माई गोल, वी आर चिल्ड्रन ऑफ द एटर्नल स्काई। उन्होंने कहा था कि आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड, मैं ही गॉड की पनिशमेंट हूँ। अब चंगेज खान की डेथ कब होती है? चंगेज खान की डेथ होती है 1227 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंगेज खान ने अपनी आर्मी को जो है दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया था, जो ये रीऑर्गेनाइज किया गया था, ये किया गया था डेसिमल सिस्टम में, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे यूनिट्स बनाई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो लार्जेस्ट यूनिट होती थी मंगोल आर्मी की, जहाँ पे 10,000 सोल्जर्स होते थे, उसको क्या कहा जाता था भाई? उसको तुमन कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उनके जो लोयल कंपेनियंस थे, उनके साथी थे, जिनको वो ब्लड ब्रदर मानते थे, उसको अंडा कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो कुरियर सिस्टम कम्युनिकेशन का स्टार्ट किया था चंगेज खान ने, उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? उसको यम सिस्टम कहा जाता है, यम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द टैक्स, वो एक ऐसा टैक्स जो नोमैड्स देते थे, अपना कुरियर सिस्टम चलता रहे, मेंटेन रहे, उसको क्या कहा जाता था? उसको कुबकुर कहा जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच न्यू सीज टेक्निक डिड द मंगोल्स अडोप्ट, एक नई टेक्निक सीज करने की जो मंगोल्स ने सीखी वो क्या था?
भाई वो था कैटपोल्ट्स एंड नेप्ता बॉम्बार्डमेंट, भाई पूरी बमबारी वगैरह करके सीज करना इनको बहुत अच्छे से आता था। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। द मंगोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 उलूस, ठीक है, 4 टेरिटरी बन गई थी मंगोल एम्पायर की, उसके बेटों को जब बांटा गया था। जो सबसे बड़ा था जोची, उसको क्या मिला था? ट्रांस ओक्सियाना, रशियन स्टेपीज, चाइना या ईरान? तो उसको रशियन स्टेपीज वाला एरिया मिला था। द मंगोल कैपिटल स्टेब्लिश्ड बाय ओगोदई, ओगोदई ने जो मंगोल्स की कैपिटल बनाई थी वो क्या थी? उसका नाम था कराकोरम। आगे बढ़ते हैं। विच ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान कॉन्क्वर्ड बगदाद? तो 1258 में बगदाद पे किसने कब्जा किया था? ठीक है, जब वहां पे अब्बासी खलीफा का पूरा रूल खत्म कर दिया था, तो वो हुलेगु थे जिन्होंने वहां पे कॉन्कर किया था, अटैक किया था। कुबलाई खान एस्टेब्लिश्ड विद डायनेस्टी इन चाइना, कुबलाई खान ने यहाँ पे युआन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चाइना के अंदर। द मंगोल स्टेट इन रशिया रूल्ड बाय जोचीज डिसेंडेंट्स वाज नोन एज, जो जोची था उनके जो आगे के जो हुए आने वाले बच्चे वगैरह, उन्होंने जो मंगोल्स का स्टेट बनाया चाइना में, ठीक है, उसको किस नाम से जाना गया? सेकंड खनी, इल खनी डायनेस्टी, युआन डायनेस्टी, गोल्डन होर्ड या चगताई खनाटे? तो इसको गोल्डन होर्ड नाम से जाना जाता था। द मंगोल एम्पायर सो सीरियस इंटरनल डिविजन्स, मंगोल एम्पायर में सीरियस अंदर ही अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, कब? आफ्टर द एक्सेशन ऑफ कुबलाई खान 1260, इसके बाद से लगातार क्या हो रहा था? प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। द पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी अंडर मंगोल रूल दैट प्रमोटेड ट्रेड इज कॉल्ड, जो एक पीरियड था शांत एकदम वातावरण रहेगा और एकदम सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा मंगोल रूल में, ठीक है, वो क्या कहते हैं? दैट प्रमोटेड ट्रेड, वो पीस ऑफ, मतलब वो पीरियड ऑफ पीस को क्या कहोगे आप? उसको कहा जाता था पैक्स मंगोलिका। अ सेफ कंडक्ट पास गिवन टू ट्रेवलर्स, ठीक है, ट्रेवलर्स को एक कंडक्ट पास दिया जाता था और मर्चेंट्स को मंगोल्स के टाइम पे उसको क्या कहते थे? उसको पैजा या जिरेज कहा जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेडर्स अंडर मंगोल्स हैड टू पे अ टैक्स फॉर सेफ पैसेज, जो व्यापारी लोग हैं उनको जाना है सेफली तो एक टैक्स देना पड़ेगा, उसको क्या कहा जाता था? उसको बज नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द कनत्स दैट फेल इनटू डिस रिपेयर ड्यू टू मंगोल कैंपेन्स वर, कनत्स क्या होता था भाई? कनत्स क्या होता था? ईरान के अंदर अंडरग्राउंड कैनाल्स, जिनको कनत कहा जाता था, ठीक है, ये रिपेयर नहीं हो पाई थी। अब हम अपने फोर्थ चैप्टर की ओर चलेंगे, द थ्री ऑर्डर्स। फोर्थ चैप्टर है हमारा द थ्री ऑर्डर्स। इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच फ्रेंच हिस्टोरियन रोट फ्यूडल सोसाइटी? गिबन, मार्क ब्लोच, रशीदुद्दीन या बोकैक्शियो? तो इसका आंसर है मार्क ब्लोच। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्लेमन वॉज क्राउंड होली रोमन एम्पर इन 800 सी। 800 सी में शॉर्लेमन को एक मतलब क्राउन पहना के कहा गया कि आप होली रोमन एम्पर हो। ये किसने किया था? आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, पोप लियो थर्ड, बिशप हाइलगॉर्ड या किंग क्लोविस? तो पोप लियो थर्ड जो थे उन्होंने ये किया था। दी फ्रैंक्स वर, फ्रैंक कौन थे भाई? फ्रैंक्स थे जर्मनिक ट्राइब के लोग, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिडिवल बिलीफ सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री ऑर्डर्स। वो थ्री ऑर्डर्स कौन कौन से थे भाई? बहुत ईजी। एक तो प्रीस्ट है, एक तरफ नॉबल्स हैं और एक तरफ पीजेंट्स हैं, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है एबीज हाइल्ड गॉड ऑफ बिंजन जस्टिफाइड इन इक्वालिटी अमंग पीपल एज गॉड्स विल। जो लोगों के बीच में भेदभाव होता था वो इन्होंने एबेस हिल्डगॉड जो थे उन्होंने कहा कि ये भगवान की मर्जी है, अगर कोई पीछे है कोई आगे है तो इसके पीछे भगवान का ही मेन रोल है। द फर्स्ट ऑर्डर इन मिडिवल सोसाइटी, पहला ऑर्डर कौन था थ्री ऑर्डर्स में से? पहला ऑर्डर था आपका क्लर्जी। द सिस्टम ऑफ लॉयलिटी बिटवीन किंग, नोबल्स एंड पीजेंट्स, जो ये तीनों लोग आपस में कनेक्टेड रहते थे, ये सिस्टम क्या कहलाता था भाई? इस सिस्टम को वैसलेज कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टर्म सेन्योर मींट, सेन्योर वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका सही मीनिंग है लॉर्ड या फिर मास्टर। आगे बढ़ते हैं अब हम। द एस्टेट ऑफ अ नोबल वॉज कॉल्ड एबे, फीफ, मेनर या कैथेड्रल? तो इसका सही आंसर होगा मेनर। जो मेनर है वो क्या है? एक लॉर्ड की जमीन है, एक जगह है। नोबल्स कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड, जो नोबल्स अपने साथ ट्रूप्स रख सकते थे उसको क्या कहा जाता था? फ्यूडल लिवीज कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अब हम। ए मेनोरियल स्टेट यूजुअली कंटेन्ड, जो एक मेनोरियल एस्टेट होता था, एक मेनर की जो जमीन होती थी पूरी, उसमें क्या क्या होता था भाई? उसके अंदर आपका चर्च भी था, उसके अंदर आपका कैसल भी था, उसके अंदर पेस्चर्स भी थे, वर्कशॉप्स भी थी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
द नॉर्मान ड्यूक हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 1066 वॉज, कौन थे वो नॉर्मन ड्यूक जो इंग्लैंड को कॉन्कर करते हैं? वो थे विलियम फर्स्ट। एंग्लो सेक्सन पीजेंट्स इन इंग्लैंड आफ्टर 1066 बिकेम, जो एंग्लो सेक्सन पीजेंट्स किसान थे इंग्लैंड के, वो 1066 के बाद क्या बन गए थे? वो बन गए थे लैंड होल्डर्स के टीनेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लैंड गिवन टू नाइट्स इन रिटर्न फॉर सर्विस। देखो भाई, जो नाइट्स होते थे वो आपको पता है फेंसिंग करते थे, लड़ाई झगड़े में माहिर थे, तो वो जो भी काम करते थे उनके बदले में उनको लैंड दिया जाता था। वो जमीन को क्या कहा जाता था? उस जमीन को फीफ कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द मेन ड्यूटी ऑफ अ नाइट, जो नाइट होता था उसका मेन काम क्या है? मैंने जैसे बताया फाइट करना, तो उसका मेन काम ही यही था, अपने लॉर्ड अपने मालिक के लिए लड़ाई लड़ना। ट्रैवलिंग सिंगर्स हु टोल्ड स्टोरीज ऑफ नाइट्स, जो नाइट्स की स्टोरी सुनाते थे ट्रैवल कर करके, उनको क्या कहा जाता था? उनको मिन्स्ट्रेल्स कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ नाइट्स लॉयल्टी वॉज फॉरमोस्ट टू, जो एक नाइट है वो किसके लिए सबसे ज्यादा लॉयल रहता था? वो अपने लॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा लॉयल रहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्स मेंटेन देयर स्किल्स थ्रू फार्मिंग, डेली फेंसिंग एंड टैक्टिक्स प्रैक्टिस, या प्रीचिंग इन टाउन्स, या मैनेजिंग मेनर्स। तो नाइट्स अपनी स्किल्स कैसे मेंटेन रखते थे? फेंसिंग करते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द हेड ऑफ द वेस्टर्न कैथोलिक चर्च, कौन होता था भाई वेस्टर्न कैथोलिक चर्च का हेड? वो होता था रोम का पोप, द पोप इन रोम, ठीक है, ये ही वहां का मेन हेड होता था। द टेंथ ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस, एक 10वां हिस्सा जो किसान ने जो भी प्रोड्यूस किया है वो चर्च को दिया जाता था, जिसको टीथ कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोनेस्ट्रीज वर कम्युनिटीज ऑफ, मोनेस्ट्री यानी कि मॉन्क एंड नन की जगह है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। द बेनेडिक्टीन मोनेस्ट्री वॉज फाउंडेड इन इटली इन, जो बेनेडिक्टीन मोनेस्ट्री है वो कब बनी थी भाई इटली के अंदर? 529 सीई में, ठीक है। मॉन्क्स जो होते थे वो कुछ शपथ लेते थे, किस चीज की शपथ लेते थे? मैरिज या वेल्थ की, ओबीडियंस, पॉवर्टी या चेस्टिटी की। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कि वो बात सुनेंगे अपने गुरु की, और इसके अलावा कि हाँ वो अपना कुछ भी ऐसा फालतू सामान साथ में नहीं रखेंगे, एकदम गरीब की तरह रहेंगे ब्रह्मचर्य के साथ। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन मिडेवल यूरोप, मिडेवल यूरोप की अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो ज्यादातर जो लोग थे वो कौन थे भाई? ज्यादातर लोग किसान थे, पीजेंट्स थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्री पीजेंट्स हैड टू गिव, जो लोग जो किसान थे जो आजाद थे उनको क्या देना पड़ता था भाई? उनको लेबर रेंट देना पड़ता था और मिलिट्री सर्विस, जरूरत पड़ने पर अगर कहीं वॉर हो गई तो इन्हीं किसानों को लड़ने के लिए भी ले जाया जाता था। अ डायरेक्ट टैक्स समटाइम्स इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स बाय किंग, जब राजा किसानों के ऊपर डायरेक्ट एक टैक्स लगा देता था कभी कभार, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको टेल कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्फ्स कुड लीव द मेनर ओनली, जो सर्फ होते थे वो मेनर को यानी कि लॉर्ड की जमीन को कब छोड़कर जा सकते थे? सिर्फ और सिर्फ जब लॉर्ड की परमिशन हो, उसकी परमिशन के बिना वो जमीन नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड्स फोर्स सर्फ्स टू यूज, जो फोर्स करे मतलब वहां पे जो लॉर्ड्स होते थे जो मालिक थे जमीन के, वो सर्फ लोगों को फोर्स करते थे, किस लिए? कि भाई उनकी मील्स को यूज करो, उनके ओवंस को यूज करो, उनकी वाइन प्रेसेस को यूज करो, बाहर कहीं नहीं जाना। ओके, अब हम अपने 5th चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। द रेनेसा रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन, रेनेसा पीरियड में कौन सी वो पुरानी सिविलाइजेशन है जिसके रिवाइवल की बात हुई? तो वो थी आपकी ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस, जो क्लासिक ये सिविलाइजेशंस की जो भी फीचर्स थे उसको दोबारा से पढ़ा गया इस टाइम पीरियड में। द रेनेसा मेनली टुक प्लेस बिटवीन विच सेंचुरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है कि रेनेसा पीरियड आखिर कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, आप सेंचुरीज तक आप मान सकते हो। ये 14 से लेके 17 सेंचुरी के बीच का टाइम था जिसको रेनेसा पीरियड माना गया यूरोप में। विच इटालियन सिटीज बिकम फेमस एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स ड्यूरिंग द रेनेसा, रेनेसा पीरियड में इटली के 2 शहर ऐसे थे जो बहुत फेमस हो रहे थे, एक का नाम था फ्लोरेंस और दूसरा था वेनिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेनिस बिकेम फेमस मेनली फॉर इट्स, वेनिस क्यों फेमस था? एग्रीकल्चर के लिए, सी ट्रेड के लिए, माइनिंग के लिए, या फिर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए? तो वेनिस बहुत ज़्यादा फेमस था अपने सी ट्रेड के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत लोग आते थे, ट्रेडर्स वगैरह भी आते थे वहां। फ्लोरेंस क्यों फेमस था भाई? फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा फेमस था अपने आर्ट के लिए, बैंकिंग एंड कल्चर के लिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट
द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप डेवलप्ड मेनली इन, शुरुआती जो यूनिवर्सिटीज खुली थी यूरोप के अंदर वो कहां डेवलप हुई थी? सबसे ज्यादा इटली के अंदर डेवलप हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। विच इटालियन सिटीज बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर स्टडिंग लॉ, लॉ की पढ़ाई के लिए कौन से वो शहर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इटली में? पादुआ एंड बोल्गना, यहां पे यूनिवर्सिटीज खुली थी। ठीक है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का फादर किसे कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। ह्यूमनिज्म किस पे ज्यादा फोकस करता था भाई? ह्यूमनिज्म ह्यूमंस पे करेगा ना, ह्यूमन एबिलिटीज और रीजनिंग, सोचने समझने की क्षमता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द टर्म ह्यूमैनिटीज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड है ह्यूमैनिटीज वर्ड के लिए? वो लैटिन वर्ड है ह्यूमैनिटास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अ रेनेसा पर्सन स्किल्ड इन मैनी एरियाज वाज कॉल्ड, अगर कोई रेनेसा टाइम पीरियड का बंदा है जो बहुत स्किल्ड है उसको क्या कहा जाएगा? एक रेनेसा मैन कहा जाएगा। ऑप्शन सी सही। विच फेमस पोएट फ्रॉम फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का कोई पोएट है बहुत फेमस था, उसने कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स लिखे थे रेनेसा पीरियड में, उसका नाम था दंते अलगीरी। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हु पेंटेड रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स इन अर्ली रेनेसा आर्ट, रेनेसा पीरियड 14 टू 17 सेंचुरी में जो कुछ ह्यूमंस के जैसे दिखने वाले रियलिस्टिक फिगर्स किसने बनाए थे आर्ट के? वो बनाए थे आपके जोटो ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच मुस्लिम स्कॉलर वॉज नॉन इन लैटिन एज एविसीना, एविसीना के नाम से कौन जाना जाता था? इब्न सीना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। विच मुस्लिम स्कॉलर वॉज नॉन एज एवरोज, लैटिन भाषा में एवरोज किसको कहा जाता था? इब्न रुशद को कहा जाता था एवरोज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द फेमस एस्ट्रोनॉमी बुक अलमजेस्ट, अलमजेस्ट किसने लिखी थी भाई? अलमजेस्ट लिखी थी टॉलमी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विच रेनेसा स्कल्प्टर, स्कल्प्टर यानी मूर्ति बनाने वाला, एक रियलिस्टिक स्कल्पचर्स बनाने का काम किसने स्टार्ट किया 1416 में? वो थे डोनाटेलो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हु स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी थ्रू डिसेक्शन एंड हेल्प्ड मॉडर्न बायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में स्टडी करना ये सब इस चैप्टर में किसने ज्यादा किया था? ये वेसेलियस ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच इन्वेंशन हेल्प्ड स्प्रेड रेनेसा आइडियाज रैपिडली, जो रेनेसा पीरियड के आइडियाज थे स्कॉलर्स के वो बहुत तेजी से कैसे स्प्रेड हो पाए? कौन सी ऐसी इन्वेंशन हुई थी? तो वो जो इन्वेंशन हुई थी वो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से बहुत सारी किताबें छपने लगी थी। हु प्रिंटेड द बाइबल इन 1455 यूजिंग द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का यूज करके बाइबल किसने प्रिंट करी थी? गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स क्रिश्चियनिटी में जो वो हुए थे वो कब स्टार्ट हुए थे? वो आपके 1517 में स्टार्ट हुए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हु स्टार्टेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये किसने स्टार्ट किया था रिफॉर्म्स का काम क्रिश्चियनिटी में? वो थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच साइंटिस्ट प्रपोज द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कि भाई मतलब सन बीच में है। सो इसमें इसका सही आंसर होगा आपका कॉपरनिकस। वो कहते हैं सन बीच में है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ हैं। हु प्रूव्ड दैट प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये किसने कहा था भाई? ये केपलर ने कहा था। ठीक है, कि ऐसे ऐसे इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स मूव करते हैं। हु प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स एंड सपोर्टेड कोपरनिकस आइडियाज, कोपरनिकस को सपोर्ट किया और अर्थ मूव करता है, ये किसने कहा था भाई? ये गैलीलियो गैली ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोपरनिकस को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। द मूवमेंट एम्फसाइजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा फोकस्ड हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करने पे फोकस हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा जाएगा कि बदलाव आ रहा है। विच इंग्लिश ह्यूमनिस्ट क्रिटिसाइज्ड करप्शन इन द चर्च, करप्शन बहुत होता था चर्च में, कौन से वो इंसान थे जिन्होंने इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी? वो थे थॉमस मोर। द डॉक्यूमेंट क्लेम टू गिव द चर्च ग्रेट पावर बट लेटर प्रूव्ड फेक, भाई मतलब बाद में फेक साबित हुआ और वो पहले बहुत चर्च को पावर दे चुका था डॉक्यूमेंट, वो था डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सही। इन रेनेसा मैरिजेस, रेनेसा के टाइम पे शादियां जो होती थी, जो ब्राइड है उसकी फैमिली क्या देती थी? प्रॉपर्टी टैक्स, डोवरी, चर्च डोनेशन या मिलिट्री डिवाइस? तो वो डोवरी दिया करते थे, दहेज। द रेनेसा एनकरेज पीपल टू वैल्यू, रेनेसा ने लोगों को बोला कि किस चीज की वैल्यू करनी है आपको? आपको अपनी इंडिविजुअल, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज, इसकी वैल्यू करो जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। तो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द 1700s यूरोपियन सेटल्ड मेनली इन, ज्यादातर यूरोपियंस कहां सेटल हो रहे थे भाई? अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये वो एरियाज थे जहां पे ज्यादातर सेटलर्स रह रहे थे।
अ यूरोपियन हु मूव्ड परमानेंटली टू अ कॉलोनी, अगर कोई यूरोप का रहने वाला परमानेंटली किसी कॉलोनी में जाके रहने लगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम सेटलर कहेंगे। विच लैंग्वेज बिकेम डोमिनेंट इन मोस्ट यूरोपियन कॉलोनीज, ज्यादातर जगहों पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी भाई, ज्यादातर जगहों पे इंग्लिश ही बोली जा रही थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच लैंग्वेज इज स्टिल वाइडली स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ कैनेडा, कैनेडा में आज भी वो कौन सी लैंग्वेज है जो बोली जाती है, दैट लैंग्वेज इज फ्रेंच, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। द फर्स्ट पीपल रीच नॉर्थ अमेरिका अबाउट, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में जो लोग पहुंचे वो कम पहुंचे थे, 5,000 साल पहले, 10,000, 30,000 या 50,000 साल पहले, तो लोग पहुंचे थे आज से 30,000 साल पहले लगभग। अर्ली ह्यूमंस रीच नॉर्थ अमेरिका थ्रू विच लैंड ब्रिज, कौन सा लैंड ब्रिज पार करके पहुंचे थे, बेरिंजिया पार करके पहुंचे थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेटिव अमेरिकन यूजुअली लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, जो नेटिव अमेरिकन होते थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे जिनको बैंड्स कहा जाता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेटिव अमेरिकन हंटेड विच एनिमल एक्सटेंसिवली ऑन द प्लेन, सबसे ज्यादा कौन से एनिमल का शिकार नेटिव अमेरिकन करते थे, बाइसन नाम से एनिमल है उसका शिकार करते थे। हंटिंग बाइसन बिकेम इजियर आफ्टर नेटिव्स ऑब्टेन्ड, जब उन्होंने देखा कि भाई उनके एक चीज मिल गई है जिससे अब वो बाइसन का शिकार आसान हो गया है, तो वो एक चीज कौन सी थी भाई, वो थी हॉर्सेस, उसके बाद से वो थोड़ा सा तेज हो गए थे। नेटिव अमेरिकन बिलीव लैंड शुड बी, नेटिव अमेरिकन का मानना था जो जमीन होती है वो हर किसी को शेयर करनी चाहिए आपस में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेटिव अमेरिकन पास देयर हिस्ट्री मेनली थ्रू, ज्यादातर जो उनकी हिस्ट्री है वो हमें कहां से पता चलती है, ओरल ट्रेडिशन से, ठीक है, बोलकर जो उन्होंने बताई है। यूरोपियन ट्रेडर्स इन नॉर्थ अमेरिका मेनली वांटेड, नॉर्थ अमेरिका में जो यूरोप के ट्रेडर्स गए थे उनको मेनली चाहिए था क्या, उनको मछलियां और फर, इसके लिए ही वो मेनली वहां गए थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोडक्ट डिड यूरोपियंस बिकम एडिक्टेड टू द नेटिव अमेरिकन, टू फ्रॉम नेटिव अमेरिकन, कौन सी वो चीज है जिसका एडिक्शन हो गया था यूरोपियंस को, नेटिव अमेरिकन से उनको वो चीज मिली थी, दैट इज तंबाकू, ठीक है, इससे उनको बहुत नशा सा हो गया था। विच फ्रेंच थिंकर डिस्क्राइब नेटिव अमेरिकन एज नोबल सेवेजेस, नोबल सेवेजेस का ये जो टर्म है ये किसने डिस्क्राइब किया है, कौन से वो फ्रेंच थिंकर थे, उनका नाम था रूसो, ठीक है। द यूएसए एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी बाय परचेसिंग विच लैंड फ्रॉम फ्रांस, कौन सा वो लैंड है, जमीन जो ली थी फ्रांस से और यूएसए ने अपनी जमीन बढ़ाई थी, अपनी टेरिटरी बढ़ाई थी, वो था लुजियाना टेरिटरी जो फ्रांस से उन्होंने ली थी, खरीदी थी। द यूएसए परचेस्ड अलास्का, यूएसए ने अलास्का किससे खरीदा था, अलास्का रशिया से खरीदा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द हॉट क्लाइमेट ऑफ द सदर्न यूएसए, यूएसए के साउथ में बहुत बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट रहता है, इससे क्या है कि इससे जो प्लांटेशन ओनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं इतनी गर्मी में, अफ्रीकन स्लेव्स को, वहां से अफ्रीका से लोग ला लाके उनको से उनसे काम करवा रहे हैं। द अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर कब से कब तक हुई थी भाई आपकी, 61 से 65, 1861 टू 1865, दैट वाज अ टाइम पीरियड जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी। द सिविल वॉर रिजल्टेड इन, जब सिविल वॉर हुई तो उससे क्या हुआ भाई, उससे स्लेवरी का एकदम एबोलिशन हो गया, बंद हो गई स्लेवरी, यानी कि किसी को गुलाम बनाना बिल्कुल बंद हो गया। कनाडा वॉज टेकन बाय ब्रिटेन फ्रॉम फ्रांस, कनाडा जो है वो ले लिया गया था फ्रॉम फ्रांस बाय ब्रिटेन, कब लिया गया था 1763 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कनाडा बिकेम अ यूनिफाइड कंट्री, कनाडा का यूनिफिकेशन कब हुआ था 1867, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। द फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ चिरोकी, जो चिरोकी लोग होते थे उनको फोर्सफुली अपनी जगहों से छोड़कर जाना पड़ा, अपना घर छोड़कर, उसको किस नाम से जाना जाता है, उनको ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है, बहुत लोग मारे भी गए थे इसमें। द चिरोकी रिमूवल वॉज ऑर्डर्ड बाय विच यूएस प्रेसिडेंट, किसने ऑर्डर दिया था भाई इसका, इसका ऑर्डर दिया था एंड्रयू जैक्सन ने, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड डिस्कवर्ड इन कैलिफोर्निया इन द 1840s, जो गोल्ड की डिस्कवरी होती है कैलिफोर्निया में 1840s में, तो इससे क्या होता है, इसको हम कहेंगे गोल्ड रश, एकदम से सारे लोग गोल्ड ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं कैलिफोर्निया में। आगे बढ़ते हैं अब हम, इंडिजीनियस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडिजीनियस लोगों को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडिजीनियस लोगों को, तो ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस लोगों को एबोरिजिनिस कहा जाता है। एबोरिजिन्स बिलीव इन अ क्रिएशन बिलीफ कॉल्ड, एक इनका बिलीफ है, इनका विश्वास है, और क्रिएशन को लेके वो बिलीफ है जिसको वो क्या कहते हैं, ड्रीम टाइम नाम से बुलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया वॉज ओरिजिनली यूज बाय ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन, वहाँ पे ब्रिटेन के लोग पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का यूज़ किया था। यूज़ किस तरीके से किया था, एक पीनल कॉलोनी वहाँ पे उन्होंने बनाई थी अपनी, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कुछ अपने ऑफिसर्स वगैरह को भेजा था, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। द इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया वॉज कॉल्ड, इसको कहा जाता था वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। जो लोग डार्क होते थे उनको वहाँ रहना आना अलाउड नहीं था, तो वाइट ऑस्ट्रेलिया की एक पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, सिर्फ गोरे लोग ही वहाँ पर रहेंगे। द आइडिया दैट ऑस्ट्रेलिया बिलोंग टू नो वन बिफोर यूरोपियंस अराइव्ड, देखो यूरोपियंस के आने से पहले कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया किसी का नहीं था, तो इस आइडिया को क्या कहा जाता है, इस आइडिया को कहा जाता है टेरा न्यूलियस, यानी कि जो ऐसी जमीन जो किसी की भी नहीं हो। अब हम अपने लास्ट चैप्टर पे हैं, चैप्टर 7 पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी विच कंट्री वॉज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ईस्ट एशिया, अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो वो कौन सा देश है जो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था 19th सेंचुरी के शुरुआत में, तो वो था चाइना, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच डायनेस्टी रूल्ड चाइना इन द अर्ली 1800s, तो शुरू में 1800s में वो कौन सी डायनेस्टी है जो चाइना पे रूल करती थी, वो थी क्विंग डायनेस्टी। यहाँ पे ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। जापान बिगेन रैपिड मॉडर्नाइजेशन ड्यूरिंग विच मेजर पॉलिटिकल चेंज, जापान में बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुआ, चीजें बदली और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, इसको मेजी रिस्टोरेशन कहा जाता है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ था। जापान टू कंट्रोल ऑफ ताइवान, ताइवान पर कब्जा जो है कब्जा कब किया था जापान ने, तो वो ईयर बताना है आपको, तो वो ईयर था 1895 का, जब जापान ने कंट्रोल पूरा ले लिया था ताइवान का। विच कंट्री डिफीटेड रशिया इन द रूसो जैपनीज वॉर, ठीक है, रशिया जापानीज वॉर में कौन सी वो कंट्री है जो रशिया को हराती है, तो वो थी जापान, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की लड़ाई थी, 1905 का टाइम था और इसने हराया था। विच पॉलिटिकल पार्टी टू कंट्रोल ऑफ चाइना इन 1949 आफ्टर द सिविल वॉर, सिविल वॉर हो गई उसके बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो सारा कंट्रोल ले लेती है, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आज भी यही पार्टी है जो वहां पर चलती है। चाइना इंट्रोड्यूस मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म, देखो चाइना सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड था कम्युनिज्म के, तो इन्होंने कैपिटलिज्म के भी कुछ एलिमेंट्स को जोड़ा अपने पॉलिसीज के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। तो वो कब किए थे, कौन से डिकेड में किए थे, 1970s में किए थे। चाउ एन लाई वगैरह आए थे, देंग शाओपिंग वगैरह आए थे, इन्होंने ये सब काम करवाया था। हु इज नोन एज द फेमस चाइनीज हिस्टोरियन, वो कौन से फेमस चाइनीज हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखे हैं चाइना के, तो उनका नाम है सीमा क्वाइन। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, यही वो हिस्टोरियन है चाइना के जिन्होंने बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। विच 3 मेजर रिवर्स शेप चाइनाज ज्योग्राफी, चाइना के 3 सबसे मेजर रिवर्स, सबसे मेन नदियां कौन सी हैं, येलो, यांगसी और पर्ल, ये 3 नदियां हैं जो चाइना के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना के अंदर सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप कौन सा है, देखो इसकी सोसाइटी की बात हो रही है और यहाँ पे कौन से ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा हैं, तो इसमें हान चाइनीज जो एथनिक ग्रुप है, ये लोग बहुत ज्यादा हैं जो वहां पे रहते हैं। विच चाइनीज क्यूजीन इज फेमस फॉर दिमसम, नॉर्थ, कैंटोनीज, सेजवान या ईस्टर्न, तो दिमसम के लिए जाना जाता है, कैंटोनीज क्विजीन में आता है। देखो हर जगह का क्विजीन होता है, इंडिया में साउथ इंडियन है, पंजाबी है, नॉर्थ इंडियन है, वैसे चाइना के भी अलग अलग क्विजीन्स है, उसमें जो कैंटोनीज क्विजीन है उसमें दिमसम आता है। जापान कंसिस्ट मेनली ऑफ हाउ मेनी लार्ज आइलैंड, देखो जापान एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे छोटे छोटे टापू मिलकर जापान बनाते हैं, तो टोटल कितने आइलैंड्स हैं, टोटल 4 आइलैंड्स हैं जो मिलकर जापान बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर आइलैंड ऑफ जापान, होन्शु, क्योशु, हुकोइडू या बाली, तो इसके अंदर वो कौन सा एक मेजर आइलैंड नहीं है, बाली, इसका आंसर है बाली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच फूड इज अ स्टेपल डाइट ऑफ जापान, जो डेली लगभग वो खाते ही खाते हैं, राइस, चावल का यूज बहुत होता है जापान में, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रॉ फिश डिशेस, कच्ची मछली की डिशेस जापान में बहुत पॉपुलर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुशी एंड सशीमी। इसमें क्या होता है कि कुछ सी फूड हो गया या फिर कुछ ऐसी कच्ची मछली की डिशेस हो गई, वो इसमें बनाई जाती हैं। हु हेल्ड रियल पॉलिटिकल पावर इन जापान ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी, जब हम 12th सेंचुरी की बात करते हैं तो जापान में सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी, एम्परर, समुराई, शोगुन या दैम्यो, तो शोगुन्स जो होते थे उनके पास पावर थी 12th सेंचुरी में। विच फैमिली कंट्रोल्ड द शोगुनेट फ्रॉम 1603 टू 1867, आपको वो फैमिली का नाम बताना है जो कि इसको कंट्रोल कर रही थी जापान के अंदर,
तो वो तोकुगावा फैमिली है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि शोगुनेट्स को कंट्रोल करती थी। व्हाट वर द रीजनल लॉर्ड्स अंडर द शोगुन कॉल्ड? देखो भाई, एक बहुत बड़ा एरिया एम्पायर है, उसमें जो छोटे छोटे रीजनल लॉर्ड्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको दैम्योस कहा जाता था। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन 1853 विच अमेरिकन ऑफिसर फोर्स जापान टू ओपन इट्स पोर्ट्स फॉर ट्रेड? 1853 में कौन से अमेरिकन ऑफिसर ने बोला जापान को कि भाई अपने पोर्ट्स वगैरह खोल दो, ट्रेड करना है? अमेरिका का कौन सा ऑफिसर था? मैथ्यू पेरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। What was the slogan used by Japanese reformers meaning rich country strong army? इस लाइन का जैपनीज वर्जन क्या होता है? फुकोकू क्योहेई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि देश हमारा अमीर बने और हमारी आर्मी मजबूत रहे। विच सिटी वॉज रीनेम टोक्यो ड्यूरिंग द मेजी रिस्टोरेशन? जब ये पॉलिटिकल चेंज हुआ तो कौन सा वो नाम था जो टोक्यो से बदलकर, इससे पहले क्या नाम चलता था उसका? ठीक है, टोक्यो से पहले उसको एडो कहा जाता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फिर बाद में टोक्यो चलता है। द फर्स्ट रेलवे इन जापान कनेक्टेड टोक्यो विद विच सिटी? पहला जो रेल चली थी जापान को, वो जो है टोक्यो को कहाँ से कनेक्ट करती है, किस सिटी से? सो टोक्यो से लेकर योकोहामा तक जो है ये ट्रेन चली थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच मेजर जापानीज कंपनीज वर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन? जापान के अंदर जब इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी तो वो दो कंपनियों का नाम आपको बताना है जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की थी, तो वो है मित्सुबिशी एंड सुमिमोटो। ठीक है, ये दो वो कंपनीज हैं। हु लेड द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट इन जापान इन 1897? एनवायरमेंट को लेकर पहली प्रोटेस्ट जापान में किसने लीड करी थी? तनाका शोजो, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे भाई, इन्होंने लीड करी थी। विच थिंकर बिलीव्ड जापान शुड एक्सपेल एशिया एंड अडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशंस? किसने कहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ जापान को जाना चाहिए एशिया को छोड़कर? तो ये कहा था फुकोजावा युकिची ने। ठीक है, हु फाउंडेड द रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1911? 1911 रिपब्लिक ऑफ चाइना किसने बनाया? सन यात सेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने ये बनाया था। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये कब से भाई स्टार्ट हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना? ये 1921 से स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द फेमस लॉन्ग मार्च ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट टुक प्लेस? जो चाइना के जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने बहुत लंबा एक मार्च किया था, वो कब किया था, कौन से ईयर में किया था? 1934 से लेकर 1935 के बीच का टाइम था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, द कोरियन वॉर टुक प्लेस बिटवीन विच ईयर्स? देखो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच लड़ाई हुई थी, तो इसका ईयर आपको बताना है। 1950 से 1953 का टाइम था, कोल्ड वॉर भी इस टाइम पे चल रही थी। विच डायनेस्टी रूल्ड कोरिया बिफोर जापान अनेक्स्ड इट इन 1910? सो जापान के एनेक्स करने से पहले कौन जापान पे रूल करता था? जापान पे जोजियोन जो डायनेस्टी है उसका रूल था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली यहीं से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, आप इनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।